नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित आगे के टॉपिक को लेकर चलेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पीयूष ग्रंथि जो होती है वो दो पालियों से मिलकर बनती है या दो भागों से मिलकर बनती है, जिसका एक भाग था एडिनो हाइपोफाइसिस और जो दूसरा भाग होता है वो होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो, एडिनो हाइपोफाइसिस को हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स का अग्रभाग, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस को कहते हैं हम पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग। यानी हम ये कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो होती है उसका निर्माण दो भागों से मिलकर होता है। अग्रभाग कहलाता है एडिनो हाइपोफाइसिस और पश्च भाग कहलाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का निर्माण हमने तीन लोब से मिलकर किया था। यानी कि हमने कहा था कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है उसका फॉर्मेशन तीन पालियां या तीन लोब से मिलकर होता है, जिसमें पहला था पार्स डिस्टेलिस वाला पार्ट, दूसरा पार्ट आता है पार्स ट्यूबरेलिस वाला पार्ट और थर्ड वन जो पार्ट होता है वो होता है पारस इंटरमीडिया। ये तीनों भाग मिलकर बनाते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस या पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग। जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग की बात की जाए तो न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग में भी तीन लोब्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले है पारस नर्वोसा, मीडियन इमिनेंस और लास्ट वन जो पार्ट है वो होता है यहाँ पे इनफंडिबुलम स्टेम या इनफंडिबुलर स्टेम। तो देखो, हमने बात की थी कि जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली है, संपूर्ण पीयूष ग्रंथि का जो निर्माण होता है वो होता है भ्रूण की एक्टोडर्म से। संपूर्ण पीयूष ग्रंथि का जो निर्माण है वो होता है भ्रूण की एक्टोडर्म से। लेकिन यदि हम बात करें कि पीयूष ग्रंथि के अंदर जो एडिनो हाइपोफाइसिस भाग है इसका निर्माण होता है रैथ के कोष्ठ के द्वारा, रैथ के पाउच कह दो या रैथ के कोष्ठ के द्वारा। यानी कि संपूर्ण पीयूष ग्रंथि का निर्माण भ्रूण की एक्टोडर्म से होता है। लेकिन हम बात करें तो जो एडिनो हाइपोफाइसिस भाग है उसका निर्माण जो है वो मुख गुहा की छत पर पाए जाने वाले रैथ के कोष्ठ से होता है। मुख गुहा की छत पर यानी टॉप पार्ट पर एक उदरम पाया जाता है जिसे कहते हैं रैथ के कोष्ठ। मुख गुहा की छत पर उदरम पाया जाता है जिसे कहते हैं रैथ के पाउच के द्वारा एडिनो हाइपोफाइसिस भाग का निर्माण होता है। होता क्या है, रैथ के कोष्ठ जो होता है शीघ्र ही विभाजित होकर न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग का निर्माण करता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं एडिनो हाइपोफाइसिस की, तो हम ये कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स उसका निर्माण तो भ्रूण की एक्टोडर्म से, यानी संपूर्ण पीयूष ग्रंथि का निर्माण भ्रूण की एक्टोडर्म से हुआ है। लेकिन इसका वास्तविक उद्गम जो है वो दो प्रकार से माना जाता है कि जिसमें मुख गुहा की छत पर पाए जाने वाले रैथ के पाउच की मदद से या रैथ के कोष्ठ की मदद से एडिनो हाइपोफाइसिस भाग बनता है। जबकि रैथ के पाउच जो होता है वो आगे जाके शीघ्र ही इनफंडिबुलम स्टेम से जुड़ जाता है जो कि हाइपोथैलेमस का उदरक होता है और यही पीयूष ग्रंथि के न्यूरो हाइपोफाइसिस को बनाता है। मतलब रैथ के पाउच जो है वो
इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम कौन सा पार्ट था? तो इनफंडीबुलम जब हम इस तरीके की पीयूष ग्रंथि बनाते हैं, हम मटर के दाने के आकार की इस प्रकार की पीयूष ग्रंथि बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इनफंडीबुलम वाला भाग। इनफंडीबुलम वाला भाग, ये वाला भाग जो है ये पार्स डिस्टेलिस वाला भाग है, ये पार्स ट्यूबरेलिस वाला भाग है, पार्स ट्यूबरेलिस वाला पार्ट है। जबकि जो यहाँ पे एक मीडियम पार्ट पाया जाता है, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिया पार्ट, यानी कि पारस इंटरमीडिया भाग। और यदि हम बात करें, यह है इनफंडीबुलम और यहीं पे बनता है मीडियन एमिनेंस, एक उभार पाया जाता है जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस का भाग है, इसको कहते हैं मीडियन एमिनेंस। और जो लास्ट वन जो पार्ट है नीचे वाला, ये कहलाता है पारस नर्वोसा वाला भाग। तो देखो हमने बात की कि और ये जो भाग है ये है हाइपोथैलेमस का भाग। देखो हमने बात क्या की थी, हमने कहा था संपूर्ण पीयूष ग्रंथि का निर्माण जो है वो एक्टोडर्म से होता है, यानी संपूर्ण पीयूष ग्रंथि का निर्माण भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। लेकिन इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उद्गम है वो दो प्रकार से माना जाता है। हम ये कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग का निर्माण रैथ के पाउच के द्वारा होता है, और जो न्यूरोहाइपोफाइसिस रैथ के पाउच मुख गुहा की छत पर पाए जाने वाला एक उदरम होता है, जिससे एडिनोहाइपोफाइसिस भाग का निर्माण होता है। जबकि रैथ के पाउच जो होता है वो जब इनफंडीबुलम स्टेम, यहाँ ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इनफंडीबुलम स्टेम से जुड़ जाता है तो बनाता है आगे वाला भाग जिसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इतना इतना जो पार्ट है ये, यानी यहाँ लाइनिंग से लेके इतना वाला जो भाग है ये है पीयूष ग्रंथि का अग्र भाग, जबकि इधर वाला जो भाग है यानी एक नंबर जो भाग है ये है एडिनोहाइपोफाइसिस वाला भाग, और 2 नंबर जो भाग है ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला भाग। तो हम बात करते हैं, देखो एडिनोहाइपोफाइसिस भाग की हिस्टोलॉजी की, एडिनोहाइपोफाइसिस के हिस्टोलॉजी, एडिनोहाइपोफाइसिस भाग के हिस्टोलॉजी की, यानी इसकी ऊतकीय संरचना की, तो हम ये कहते हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस जो भाग होता है वो अति कोशिकीय एवं संवहनी होता है। एडिनोहाइपोफाइसिस जो भाग है वो अति कोशिकीय एवं संवहनी भाग होता है, जिसमें जो कि देखो जो कि अभिरंजन गुणों के आधार पर, जिसमें अभिरंजन गुणों के आधार पर हम ये कहते हैं स्टेमिंग प्रोसेस के आधार पर, जिसमें अभिरंजन गुणों के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं, जिसमें अभिरंजन गुणों के आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं पारस डिस्टेलिस वाले भाग में पाई जाती है, पारस डिस्टेलिस वाले भाग में पाई जाती है। ये कौन कौन सी होती है? तो देखो पहली होती है क्रोमोफिल्स, पहली जो होती है वो होती है क्रोमोफिल्स, और दूसरी जो होती है वो होती है क्रोमोफोर्स।
अगर हम एडेनोहाइपोफाइसिस भाग की ऊतकीय संरचना की बात करें, यानी एडेनोहाइपोफाइसिस भाग की हिस्टोलॉजी या ऊतकीय संरचना की बात करें, तो इसका जो एडेनोहाइपोफाइसिस भाग जो होता है वो अति कोशिकीय और संवहनी यानी वेस्कुलर पार्ट होता है, जिसमें अभिरंजन गुणों के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं पार्स डिस्टेलिस वाले भाग में पाई जाती हैं, जिसमें पहली सेल्स है क्रोमोफिल्स और दूसरी होती है क्रोमोफोर्स। क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोर्स में क्या डिफरेंस होता है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोफिल्स की। क्रोमोफिल्स की तो देखो क्रोमोफिल्स क्या होती हैं, ये वे कोशिकाएं होती हैं जिनके कोशिका द्रव्य में ये वे कोशिकाएं होती हैं जिनके कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जिनकी कोशिका ये वे कोशिकाएं होती हैं जिनके कोशिका द्रव्य में स्त्रावी कणिकाएं पाई जाती है, यानी सीक्रेटरी सेल्स पाई जाती है। स्त्रावी कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स, सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो देखो हमने कहा कि क्रोमोफिल्स वे कोशिकाएं होती हैं जिनके कोशिका द्रव्य में स्त्रावी कणिकाएं पाई जाती हैं और ये संख्या में अधिक होती हैं। ये संख्या में भी क्या होती हैं, अधिक होती हैं, यानी इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। यदि हम बात करें अभिरंजन गुणों के आधार पर, तो देखो अभिरंजन गुणों के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं। अभिरंजन गुणों के आधार पर ये दो प्रकार की मानी जाती है, जिसमें सबसे पहली होती है इयोसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स और दूसरी होती है बेसोफिल्स। इयोसिनोफिल्स और या फिर हम इसको कहते हैं एसिडोफिल्स, और दूसरी जो होती है इयोसिनोफिल्स और दूसरी है जिसको हम नाम दिया, जिसको हमने नाम इयोसिनोफिल्स को ही एसिडोफिल्स नाम दिया जाता है, और दूसरी जो होती है वो होती है बेसोफिल्स। एक होती है इयोसिनोफिल्स और दूसरी होती है बेसोफिल्स प्रकार की। क्या फर्क होता है दोनों में, तो देखो इयोसिनोफिल्स क्या होती है, इयोसिनोफिल्स तीन प्रकार की होती हैं। इयोसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। सोमेट्रोट्रॉप, दूसरी लैक्टोट्रॉप और तीसरी जो होती है यानी सोमेटोट्रॉप, लैक्टोट्रॉप और कॉर्टिकोट्रॉप। देखो सोमेटोट्रॉप सेल्स वे सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं ग्रोथ सेल्स। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि पीयूष ग्रंथि जो होती है उनमें हमने बात की थी STH सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन की। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन को बोलते हैं हम ग्रोथ हार्मोन, जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अर्थात सोमेटोट्रॉप सेल्स जो होती हैं वो एक प्रकार की ग्रोथ सेल्स होती हैं। ये क्या काम करती हैं, ये वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का स्रावन करती हैं, वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती हैं। लैक्टोट्रॉप सेल्स जो होती हैं, देखो इन्हें हम मेमोट्रॉप सेल्स भी कहते हैं। ये प्रोलैक्टिन स्रावित करती हैं, ये करती हैं प्रोलैक्टिन का स्रावन। और तीसरी जो है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉप सेल्स यानी ACTH, ये एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग पर वर्क करती हैं। ये एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग पर वर्क करती है। तो देखो
हमने बात की क्रोमोफिल्स की। क्रोमोफिल्स वे सेल्स होते हैं जिनकी कोशिका द्रव्य में पाई जाती है सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि संख्या में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। स्टेमिंग प्रोसेस के आधार पर ये टू टाइप्स की मानी जाती है, एक होती है इयोसिनोफिल्स और दूसरी होती है बेसोफिल्स। इयोसिनोफिल्स या इन्हें हम कहते हैं एसिडोफिल्स। इयोसिनोफिल्स जो सेल्स होती हैं वो फर्दर तीन प्रकार की मानी जाती है, सोमेटोट्रोप, लैक्टोट्रोप और कॉर्टिकोट्रोप। सोमेटोट्रोप सेल्स सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का स्रावित करती हैं। लैक्टोट्रोप सेल्स, इन्हें हम कहते हैं मेमोट्रोपिक सेल्स, ये प्रोलैक्टिन का स्रावण करती है जो दुग्ध निष्कासन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी प्रेगनेंसी के बाद जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय जो फीमेल के अंदर दुग्ध का जो निर्माण होता है वो लैक्टोट्रोप सेल्स के द्वारा होता है। यदि हम बात करें 3 नंबर की तो देखो कॉर्टिकोट्रोप सेल्स, ये है ACTH, इन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकोट्रोप सेल्स जो होती हैं ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का स्रावन करती है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या है, ये वह हार्मोन है जो एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स रीजन पर क्या करता है, वर्क करता है। यानी हम ये कहें अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है उस पर वर्क करता है। बात करें हम बेसोफिल्स की तो बेसोफिल सेल्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। देखो बेसोफिल सेल्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है थायरोट्रॉप और दूसरी जो होती है वो गोनेड्रोट्रॉप। गोनेड्रोट्रॉप सेल्स, देखो थायरोट्रॉप सेल्स जो होती हैं ये थायरोक्सिन का स्रावन करती हैं। थायरोक्सिन, थायरोट्रॉप सेल्स जो होती हैं वो थायरोक्सिन का स्रावन करती हैं और थायराइड ग्रंथि के द्वारा हम जानते हैं कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज किया जाता है जो कि हमारे शरीर में गले के अंदर पाई जाती है और ये हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। और गोनेड्रोट्रॉप सेल्स की बात करूं तो देखो गोनेड्रोट्रॉप सेल्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है FSH और दूसरी होती है LH। FSH जो होता है वो वर्क करता है यहाँ पे किस, FSH की बात करें तो FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के अंदर, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो बेसोफिल्स होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। बेसोफिल्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की मानी जाती है, जिनमें एक है थायरोट्रॉप सेल्स और दूसरी जो होती है गोनेड्रोट्रॉप। थायरोट्रॉप जो है वो थायरोक्सिन का स्रावन करती है जो कि हमारे शरीर में आयोडीन पर वर्क करती है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो कि हमारे कहाँ पाई जाती है, ये हमारे गले के अंदर पाई जाती है, यानी नेक रीजन के अंदर। हमारे नेक रीजन के अंदर थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन किया जाता है जो वर्क करता है, आयोडीन पर वर्क करता है। इसका मतलब इनके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है थायोग्लोब्यूलिन, यानी इनके अंदर एक पीला पदार्थ होता है जिसको कहते हैं आयोडोथायोग्लोब्यूलिन, ये आयोडीन पर वर्क करता है। मैंने आपको बताया गोनेड्रोट्रॉप सेल्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है FSH और दूसरी जो होती है
वो होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH जो है वो मेल और फीमेल दोनों पे वर्क करती हैं। मेल के अंदर यह टेस्टिस पे वर्क करती हैं, जबकि फीमेल के अंदर ये ओवेरी पे वर्क करती हैं। ओवेरी के अंदर यह जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फीमेल के अंदर फॉलिकल्स को डेवलप करता है, यानी कि फॉलिकल्स को डेवलप करने का काम जो होता है वो करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि मेल के अंदर, यानी हमने बात की फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में ओवेरी पर वर्क करता है, यह फॉलिकल्स को डेवलप करने का काम करता है। जबकि मेल के अंदर यदि बात करूं, फॉलिकल्स को डेवलप करने के अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, ये फॉलिकल्स को तो डेवलप करेगा ही, और फीमेल के अंदर यह एंड्रोजन्स को स्रावित करता है, एस्ट्रोजन सॉरी, फीमेल के अंदर यह, क्योंकि फीमेल की ओवेरी के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो फीमेल में ओवेरी पर फॉलिकल्स को डेवलप करना और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वर्क है, जबकि मेल में यह टेस्टिस पे वर्क करेगा। तो हम जानते हैं, तो यह एक तो किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म फॉर्मेशन का वर्क करेगा। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं, उनकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी मेल और फीमेल, मेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो मेल में, या मेल के अंदर बात करें तो मेल के अंदर जो सेम प्रोसेस स्पर्म फॉर्मेशन की जो थी वो उसी प्रकार वर्क करता है, जबकि फीमेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने का काम यहाँ पे करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि गोनेडोट्रोप सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की सेल्स की। हमने बात की क्रोमोफिल्स की, अब हम बात करेंगे क्रोमोफोर्स की। देखो क्रोमोफिल सेल्स जो होती हैं वो हमने बात की कि क्रोमोफिल्स जो होती हैं उनके कोशिका द्रव्य में स्रावी कणिकाएं पाई जाती हैं, जबकि क्रोमोफोर्स जो होती हैं इनके कोशिका द्रव्य में स्रावी कणिकाएं नहीं पाई जाती, यानी इनके कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में स्रावी कणिकाएं नहीं पाई जाती। क्रोमोफोर सेल्स वे सेल्स होती हैं जिनकी कोशिका द्रव्य में स्रावी कणिकाएं नहीं पाई जाती और यह आकार में भी बड़ी होती है और अभिरंजक गुणों को, यानी विशिष्ट प्रकार के अभिरंजकों को ग्रहण नहीं करती है। ये विशिष्ट प्रकार के अभिरंजकों को ग्रहण नहीं करती हैं। और यदि मैं बात करूं तो क्रोमोफोर्स जो होती हैं ये आकार में कैसी होती हैं, ये आकार में होती हैं बड़ी। तो देखो हमने बात की कि किस प्रकार जो सेल्स है, हमने बात की एडिनोहाइपोफाइसिस की। तो एडिनोहाइपोफाइसिस देखो
हमने बात की एडिनोहाइपोफाइसिस के हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी की यदि हम बात करें तो एडिनोहाइपोफाइसिस जो भाग होता है उसके पार्स डिस्टेलिस भाग में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है एसिडोफिल्स और दूसरी होती है यहाँ पे अगर हम बात करें अगर शुरुआत से तो क्रोमोफिल्स अभिरंजन गुणों के आधार पर एक होती है क्रोमोफिल्स और दूसरी होती है यहाँ पे या फिर क्रोमोफोब्स। लेकिन इससे प्रीवियस के अंदर हमने जो चीज पढ़ी देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको याद रखना है पीयूष ग्रंथि का जो निर्माण है वो किससे मिलकर होता है। तो पीयूष ग्रंथि का जो निर्माण है वो किससे होता है, भ्रूण की एक्टोडर्म से। यदि पीयूष ग्रंथि के अंदर आपसे पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि के अंदर एडिनोहाइपोफाइसिस भाग का जो निर्माण है वो किससे होता है, तो वो होता है रैथ के पाउच की मदद से या रैथ के कोष्ठ की सहायता से। फिर बाद में आपने बात की यहाँ पे एडिनोहाइपोफाइसिस की हिस्टोलॉजी की, तो हमने कहा है यह कोशिकीय और समैही भाग होता है जिसमें विशिष्ट अभिरंजन गुणों के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं पार्स डिस्टेलिस वाले भाग में पाई जाती है। एक होती है क्रोमोफिल्स और दूसरी होती है क्रोमोफोब्स। अगर हम बात करें क्रोमोफिल्स की तो ये वे कोशिकाएं होती हैं जिनकी कोशिका द्रव्य में स्रावी कणिकाएं नहीं पाई जाती और ये विशिष्ट अभिरंजकों को ग्रहण करती हैं। अभिरंजन गुणों के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स और दूसरी होती है बेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो होती है उनको हम तीन भागों में फर्दर डिवाइड करते हैं, सोमेटोट्रोप, लैक्टोट्रोप और कॉर्टिकोट्रोप, जबकि बेसोफिल्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सोमेटोट्रोप जो होती है वो देखो सोमेटोट्रोप ग्रोथ हार्मोन का स्रावन करती है, लैक्टोट्रोप दुग्ध का प्रोलैक्टिन या हम ये कह सकते हैं दूध का सीक्रेशन करने में लैक्टोट्रोप सेल्स का योगदान होता है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोप या कॉर्टिकोट्रोप सेल्स का वर्क है एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग पर। बेसोफिल सेल्स की बात की तो बेसोफिल्स दो प्रकार के होते हैं, थायरोट्रोप और गोनेटोट्रोप सेल्स। थायरोट्रोप थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन करेंगी, गोनेटोट्रोप दो प्रकार की होती हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे नाम से स्पष्ट है कि ये जो फीमेल का ओवेरी वाला पार्ट होता है इसके अंदर जो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स, या हम ये करें कि प्राइमरी फॉलिकल्स या इनिशिएटिंग फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स या डेवलप फॉलिकल्स और ग्रेफियन फॉलिकल्स या टर्शियरी फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स जो डेवलप होते हैं इनमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का योगदान होता है फीमेल के अंदर। मेल के अंदर ये टेस्टिस पे वर्क करते हैं जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वृद्धि होती है और स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर लगभग वही प्रोसेस होती है मेल में, लेकिन फीमेल के अंदर यदि हम बात करें तो कॉर्पस ल्यूटियम के स्रावन को बनाए रखने का कार्य ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है। फिर देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट कि यह एडिनोहाइपोफाइसिस के भाग द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके फंक्शंस भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा स्रावित होने हार्मोन वाले एडिनोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, जिसमें पहला हार्मोन आता है ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच हार्मोन। हम जानते हैं ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है शरीर की वृद्धि का मुख्य घटक होता है। शरीर की वृद्धि का मुख्य घटक जो है वो होता है ग्रोथ हार्मोन। यदि हम बात करें ग्रोथ हार्मोन की तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसका निर्माण जो होता है विभिन्न प्रकार के, देखो हमने बात की कि यह शरीर की वृद्धि का क्या है मुख्य घटक है और एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है इसका संश्लेषण सोमेटोट्रोप सेल्स के द्वारा होता है। इनका संश्लेषण जो है
सोमेट्रोट्रॉप सेल्स के द्वारा होता है, सोमेट्रोट्रॉप सेल्स के द्वारा होता है। और यदि हम इसके आणविक भार की बात करें, इसका आणविक भार जो होता है वो लगभग 22,000 होता है। इसका आणविक भार 22,000 के लगभग होता है, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें। और यदि हम बात करें कि ये कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, तो यह 191 अमीनो अम्लों की पेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। तो देखो, एडिनोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा सबसे पहला हार्मोन जो स्रावित किया जाता है वो है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। शरीर की वृद्धि का सबसे मुख्य घटक यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। हम इसके बाद बात करेंगे कि ग्रोथ हार्मोन का वर्क क्या है। एक बार हम ये देखते हैं कि शरीर की वृद्धि का मुख्य घटक कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसका संश्लेषण सोमेट्रोट्रॉप सेल्स के द्वारा किया जाता है। और यदि हम इसकी अणुभार की बात करें तो 22,000 के लगभग इसका अणुभार होता है। कितने अमीनो अम्लों की श्रृंखला से मिलकर बना होता है, तो 191 अमीनो अम्लों की संख्या से मिलकर यह बनता है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के शरीर पर क्रियात्मक प्रभाव की, ग्रोथ हार्मोन के शरीर पर क्रियात्मक प्रभाव की बात यदि हम करें कि ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर पर किस प्रकार से क्रिया करता है, तो देखो ग्रोथ हार्मोन जो होता है जन्मोत्तर वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उपापचय आदि के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि यह जन्मोत्तर वृद्धि यानी जन्म के समय होने वाली वृद्धि, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के निर्माण के लिए यह हार्मोन उपापचयी उत्तरदायी होता है। यानी हम ये बात करें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, तो उसके लिए भी यही हार्मोन क्या है, उत्तरदायी होता है। और यदि हम इसकी बात करें तो देखो इफेक्ट ऑन ग्रोथ हार्मोन, इफेक्ट ऑन ग्रोथ हार्मोन, यानी मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो देखो ग्रोथ हार्मोन के हमारे शरीर पर क्रियात्मक प्रभाव क्या होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो होता है जन्म के समय होने वाली वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो है ग्रोथ हार्मोन। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन का वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रोथ हार्मोन का हमारी शरीर की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखो ग्रोथ हार्मोन जो होता है अस्थियों व पेशियों की लंबाई बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अस्थियों में पेशियों की लंबाई बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो होता है ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा संयोजी ऊतकों की वृद्धि जो होती है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्रोथ हार्मोन। यानी शरीर की वृद्धि में, अस्थियों व पेशियों की लंबाई बढ़ाने में बात करें तो ग्रोथ हार्मोन अपना इफेक्ट दिखाता है। अगर हम बात करें तो यह देखो दो प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है। नंबर एक, कंकाल ऊतकों पर अपना प्रभाव दिखाएगा, और नंबर दो, कोमल अंगों पर अपना प्रभाव है। अगर मैं बात करूं कंकाल ऊतकों पर, तो देखो
हम बात करें कंकाल ऊतकों पर, शरीर का जो कंकाल है वो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना है, अर्थात अस्थियों पर यह हार्मोन बहुत अधिक वर्क करता है। अस्थियों की यानी हमारे शरीर में जो बोन्स पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं, उनको मजबूती प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्रोथ हार्मोन। और इस हार्मोन का हमारे शरीर पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है, यानी इनका प्रभाव किस प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इनका प्रभाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। और यदि हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन किसको उत्तेजित करता है, ग्रोथ हार्मोन हमारे लीवर को उत्तेजित करता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे लीवर को उत्तेजित करता है और लीवर एक पॉलीपेप्टाइड उत्पन्न करता है जिसे कहते हैं सोमेटिमिडीन। लीवर जो है एक पॉलीपेप्टाइड उत्पन्न करता है जिसे सोमेटोमिडीन कहते हैं। लीवर एक पॉलीपेप्टाइड उत्पन्न करता है जिसे कहते हैं सोमेटोमिडीन कहते हैं। और यही सोमेटोमिडीन हमारे शरीर में हड्डियों पर कैल्शियम को जमा करने में, यानी हम ये कहते हैं हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उनमें यदि कैल्शियम की मात्रा बनी रहती है तो हमारे शरीर की हड्डियां जो होती हैं वो कैसी रहती हैं, मजबूत रहती हैं। तो यह हमारे शरीर में सोमेटोमिडीन जो है वो उपास्थियों एवं अस्थियों पर वर्क करता है, जिससे शरीर की लंबाई जो है, हाइट जो है वो इंक्रीज होती है, या फिर हम ये कहें हमारे शरीर की जो वृद्धि है वो इसके कारण होती है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं कोमल ऊतकों पर प्रभाव या कोमल अंगों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन सॉफ्ट टिश्यू। कोमल ऊतकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो कोमल ऊतकों पर इसमें क्या होता है कि विभिन्न अंगों और ऊतकों की कोशिकाएं जो होती हैं, विभिन्न अंगों एवं ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं वो माइटोसिस के द्वारा यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती हैं। विभिन्न अंगों और ऊतकों की कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या जो बढ़ाने का काम करती हैं वो ग्रोथ हार्मोन के कारण होती है। देखो, और यदि हम बात करें यह संख्या में वृद्धि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के प्रभाव से ही होती है। ये हमारे शरीर में कोमल ऊतक जैसे कोलेजन टिश्यू, पेशियां, उपास्थियां आदि के परिमाण में भी वृद्धि करते हैं। अर्थात यह कोलेजन तंतु, उपास्थियां, अस्थियां पर वर्क करता है। तो कोमल ऊतकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं उनको मजबूती प्रदान करने का कार्य यहाँ पे सोमेटोट्रोप सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने बात की ग्रोथ हार्मोन की कि हमारे ग्रोथ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, या जो भाग है एडिनोहाइपोफाइसिस वाला भाग, जिसमें हमने आज पहले हार्मोन की बात की है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, यानी एडिनोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण किया जाता है। लेकिन इसके अंदर अभी तक हमने एक हार्मोन की बात कर ली है और इसी में से पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्रोथ हार्मोन के शरीर पर क्रियात्मक प्रभाव को समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछा गया है कि ग्रोथ हार्मोन के शरीर पर क्रियात्मक प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो आपको बताना है कि ग्रोथ हार्मोन का हमारे ग्रोथ पर क्या फर्क पड़ता है, यानी शरीर में जो होने वाली ग्रोथ है उस पर ग्रोथ हार्मोन का क्या वर्क है। तो देखो, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की एडिनोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, जिसके जो कि क्या फर्क करता है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर
मैंने आपको कुछ ग्रोथ हार्मोन के अलग भी फंक्शन बताए थे, जिसके अंदर हमने ग्रोथ हार्मोन की कमी से, या फिर हम ये कहें ग्रोथ हार्मोन के अल्प स्त्रवण और अति स्त्रवण से होने वाले ड्वार्फिज्म, या फिर हम ये बात करें कि एक्रोमेगेली जो है, सिमोन डिजीज जो है, वो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के कारण होते हैं। तो उससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया जा चुका है। इससे नेक्स्ट का टॉपिक हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद आज के लिए। और फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सुझाव हमें जरूर दें। धन्यवाद।